मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके थे। आज हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ थी sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन हमारी यहाँ पर काम नहीं आएगी, हमारी 3 ऊपर की फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बट हमें याद होनी चाहिए चारों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। और हमने इन सभी को क्या जो ग्रेविटेशन के एक्सेलरेशन है उसके टर्म्स में भी पढ़ा था कि मोशन इन ग्रेविटेशन कैसे लेते हैं हम उसे। तो यहां पर हम लिखते हैं कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यानी कि ए की जगह पर क्या हो जाता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ जाता है, और वो ऑलवेज कहाँ होता है, टूवर्ड्स डाउन होता है। तो उसके लिए हमने लिया है कि टूवर्ड्स डाउन है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, a इक्वल टू माइनस जी। फिर उसके बाद में हो जाता है s इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, या हम लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमने ग्रेविटेशन के फील्ड में जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं उसे हमने g से रिप्लेस करके और वहां पर भी 3 इक्वेशन बना दी, तो ठीक है। तो मोशन इन प्लेन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए और कैसे हम इन्हें फाइंड करते हैं, कैसे हम इन्हें अप्लाइड करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल पर, तो ये हमें पता होना चाहिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपने किसी बॉल को सीधा ऊपर फेंका और वो वापस सीधी नीचे आ गई। प्लेन मोशन का मतलब है कि आप है ना किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल सरफेस से या वर्टिकल सरफेस से किसी एंगल पर फेंकते हैं, तो वो एक्स में भी मोशन करती है और वो ऊपर भी जाती है, ठीक है। यानी कि वो एक्स लाइन में भी मोशन कर रही है और वो वर्टिकली ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि कैसे कोई बॉल वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहां से कोई बॉल हमने फेंकी और वो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा कोण पर फेंकी और u वेलोसिटी से हमने फेंकी, ठीक है। तो वो ऐसे ऊपर जाती हुई और आगे बढ़ती हुई इस प्रकार से मोशन कर रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वो x कोऑर्डिनेट में भी जा रही है और y कोऑर्डिनेट में भी जा रही है, यानी कि जो बॉल है वो हमारी ऊपर भी जा रही है और वो बॉल हमारी आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम इसके जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उस पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी कहाँ कैसी और क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऊपर की साइड है, तो यानी कि उसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी टेंजेंट शो करेंगे तो टेंजेंट कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या हो जाएंगे, यू एक्स इस तरीके से हो जाएगा और यू वाई क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यू वाई पहले ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, फिर यहाँ पर नीचे हो गया और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एक्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये यू हो जाएगा और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, वाई एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि u के 2 कंपोनेंट है, एक y डायरेक्शन में है और एक x डायरेक्शन में है, ठीक है। तो u के 2 कंपोनेंट हो गए uy और ux। यहां पर हम देखेंगे कि uy अपवर्ड है और ux हॉरिजॉन्टली है ही सही। यहां पर क्या देखा हमने कि uy क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया और ux तो हॉरिजॉन्टली है ही सही। और यहां पर भी क्या होगा, uy डाउनवर्ड है और
ux जो है वो हॉरिजॉन्टली है, यानी कि हम देख सकते हैं कि uy का जो कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ uy का कंपोनेंट चेंज हो रहा है और ux का कंपोनेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है और हम देखेंगे कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट्स देख लिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि u क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जो बॉल हमने फेंक की है उसका जो प्रोजेक्शन की स्पीड है वो क्या है, थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ प्रोजेक्शन का एंगल है क्या, थीटा। तो यहां से हम उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि जहां थीटा होता है उसकी साइड में क्या होता है, ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है, और जहां पर थीटा नहीं होता है वहां पर हम क्या लिखते हैं कि u sin थीटा, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये हमने वेक्टर में पढ़ा ही है कि जिस साइड में थीटा होता है उधर क्या हो जाता है u cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर क्या लिख देते हैं हम u sin थीटा। ये एक ट्रिकी है कि आप डायरेक्ट किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और यहां से ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने लिखा कि y कंपोनेंट क्या है u sin थीटा और x कंपोनेंट क्या है u cos थीटा। अब आप मुझे बताइए कि y डायरेक्शन में जब कोई भी बॉल ऊपर जा रही है या कोई भी बॉल ऊपर जा रही है तो उस पर क्या कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। तो यानी कि जब बॉल को हमने थीटा कोण पर प्रोजेक्टाइल किया तो वो बॉल ऊपर जा रही है, यानी कि उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। बट वो कहां लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमारे पास क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है। और आप मुझे बताइए कि यहां पर हमने किसी भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करी नहीं करी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। बट जब हमने थीटा कोण पर किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट किया, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, तो वो बॉल ऊपर जा रही है, यानी कि वो वर्टिकल मोशन कर रही है, और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास लगता है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास लगता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन है उसमें हमने कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, हमने केवल बॉल को ऊपर फेंका है जिसमें हमने उसे कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, हमने उसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी u से फेंका है, ठीक है, u से हमने फेंका है, u स्पीड से हमने फेंका है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन हमने नहीं दिया है। इसका मतलब है कि जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बट क्या होता है कि जैसे ही कोई भी बॉडी थीटा एंगल पर ऊपर की ओर वर्टिकली फेंकी जाती है तो उस पर ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन लगता है, यानी कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो हमने लगाया नहीं है, वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण ऑटोमेटिकली लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन है, यानी कि ए वाई जो है वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस जी हमारा एक्सेलरेशन है। ये याद रखना है, ये बार प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी हम सिर्फ एक वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसे, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि हमने उसे किसी एक्सेलरेशन से फेंका है तो तब तक हम क्या मानेंगे कि हमने उसे किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है और वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हमने हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगाया है, ठीक है। और जो y डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन है वो अर्थ के कारण हमारे पास आया है, हमने उसे कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास हो गई कि जो y डायरेक्शन है उसमें हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, और जो x डायरेक्शन है उसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ax वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 चीजें हो गई, एक तो थीटा एंगल हो गया, ux कंपोनेंट निकाल लिया, uy कंपोनेंट निकाल लिया, ax निकाल लिया और ay हमने निकाल लिया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका कहने का मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या है, वो एग्जांपल है किसका, टू डायमेंशनल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि x और y दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायमेंशन में मोशन हो रहा है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है, तभी तो हमने ग्रेविटेशन के फील्ड में जब हम मोशन करते हैं तो वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा पाते हैं, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि
जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है ये, तो इस प्रकार से हमने 2D में बताया कि 2 डायमेंशनल मोशन है ये, जिसमें दोनों डायमेंशनल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हालांकि एक में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और एक में एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसका एग्जांपल है, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन which ax horizontal motion and vertical motion, both motions are independent to each other। हम इसे क्या करेंगे कि ये ऐसा मोशन है जिसमें ना है दो परपेंडिकुलर मोशन हो रहे हैं, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि x के कंपोनेंट में x की जो मोशन हो जाएगी और y के कंपोनेंट में y की मोशन हो जाएगी। तो ऐसी मोशन है जो अलग अलग x और y दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, और दोनों क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों की क्या करेंगे, दोनों के जो कंपोनेंट्स है उनको हम अलग अलग कर लेंगे, तो दोनों की जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और दोनों पर हम अलग अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम ux लेंगे तो हम ux का एक्सेलरेशन लेंगे, ux का हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और अगर हम uy लेंगे यानी कि y कंपोनेंट में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो uy हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो uy का ही हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा, और uy का ही हमें मतलब y डायरेक्शन का ही हमें एक्सेलरेशन मालूम होगा, और y डायरेक्शन का ही हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा। ठीक है, यानी कि हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, और उनसे हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, यहां से हम फाइंड करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वही कि कोई भी जो बॉडी है वो हवा में कितनी देर रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है। ठीक है, तो टाइम स्पीड बाय पार्टिकल इन एयर इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो टाइम है वो मतलब हवा में कितनी देर रहेगी बॉडी, वो है क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, वाई एक्सिस में हम फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम तो एब्सोल्यूट है, यानी कि जो टाइम, मान लीजिए ऐसे देखते हैं हम कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में, ए से बी को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम हवा में कितनी देर रही, वही बात है कि ना है ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो या तो हम वर्टिकली फाइंड कर लें कि ए से बी पहुंचने में या तो हम x के कंपोनेंट ले ले या हम y के कंपोनेंट ले ले, क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि अगर a से b पहुंच रही है तो हम हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस फाइंड कर लें उसकी, या हम उसकी वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड कर लें, क्योंकि a और b में वर्टिकली भी चल रही है और हॉरिजॉन्टली भी चल रही है। ठीक है, देखते हैं कि हमने y एक्सिस पे क्या किया है और x एक्सिस पे हमने क्यों नहीं किया। तो y एक्सिस को हमने लिया और y एक्सिस की हमने क्या ले ली, इनिशियल वेलोसिटी ले ली uy, जो कि हमने क्या बताई, ये u sin थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये है ना, इस प्रकार से हमने प्रोजेक्टाइल किया है थीटा एंगल पर, और u उसकी वेलोसिटी, तो उसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा, u sin थीटा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, तो y के कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा, इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, तो माइनस जी हो गया, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एस वाई वो क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि हमने जहां से चली वहीं पर आ गई। ठीक है, हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां से चली और यहां पर आई है। ठीक है, तो ए पॉइंट से चली बी पॉइंट पर आई, तो ए से बी जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ए से बी में पहुंची, ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। वाई डायरेक्शन में जब वो देखेंगे तो ए पॉइंट पर भी y जीरो था। ठीक है, और बी पॉइंट पर भी y जीरो है। ठीक है, इसका मतलब है कि y कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट का है, जिस पॉइंट से चली उसी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, y डायरेक्शन में आप देखेंगे कि a पॉइंट पर y बराबर जीरो है। ठीक है, तो ऊपर गई वापस आ गई। ठीक है, तो b पर भी तो y बराबर जीरो ही है, यानी कि जिस पॉइंट से वो चली थी उसी पॉइंट पर आ रही है। और जो हमें दिख रहा है कि a से b गई है,
तो ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है। यानी कि जो ए से बी गई है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे तो जहां से वो चली वापस वहीं आ गई, क्योंकि y बराबर 0 पर ए पॉइंट था और वो ऊपर गई और वापस y बराबर ए पर बी पॉइंट है उसी पर पहुंच गई। इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। और हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो यहां से हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहाँ पर हम वैल्यूज लिख देंगे इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन में हमने वैल्यूज लिख दी। तो s क्या है, 0 है, और u क्या है, u साइन थीटा है, t क्या है, t है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, या u साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां से हमने जो टाइम है वो फाइंड कर लिया, वो क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, या इसे हमने क्या लिख दिया, 2u y कंपोनेंट अपॉन g, ठीक है। अब हमने, आप यूं बताइए कि जब आप a से b जाएंगे तब भी सेम ही टाइम लगेगा, अगर आप a से b जाएंगे तब भी सेम ही टाइम लगेगा, बट आपने y डायरेक्शन में ही क्यों फाइंड किया, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, y डायरेक्शन x डायरेक्शन में क्यों फाइंड नहीं किया, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ठीक है, हमारे पास क्या है, ux है हमारे पास, ठीक है, u cos थीटा हमारे पास है, टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम हमें फाइंड करना है। बट आप ये बताइए कि a से b का जो डिस्प्लेसमेंट है s a b वो कहाँ है हमारे पास, ठीक है, तभी तो हम लगाएंगे। या फिर हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां पर हमारे पास u नहीं है, u भी नहीं, सॉरी v भी नहीं है, v भी हमारे पास नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को भी नहीं लगा सकते। और s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है, तो वहां पर हमारे पास क्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से हमने x डायरेक्शन में नहीं लगाया है, ठीक है। बट टाइम हम, अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में x डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे देगा वो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम दोनों ही एक्सिस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। टाइम क्या है, एब्सोल्यूट रहता है, टाइम एब्सोल्यूट रहता है, इस वजह से दोनों ही डायरेक्शन में हम टाइम को फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में टाइम फाइंड होगा, क्योंकि जितने समय में जो बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है वो ए से बी पॉइंट में पहुंचने में जितना टाइम लगेगी उतना ही टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, जितना ए पॉइंट से बी पहुंचने में टाइम लेगी उतना ही टाइम वो अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टाइम क्या है, दोनों ही तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, बट एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो एलिमेंट है वो नहीं है, इस वजह से हमने सिर्फ y डायरेक्शन को लिया है, क्योंकि हमारे पास y डायरेक्शन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या है, यानी कि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि जो आपने मैक्सिमम हाइट को यहाँ पर देखते हैं वापस। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि जैसे एक्स और वाई प्लेन में हमारे पास मोशन हो रहा है, ठीक है, वाई प्लेन में यहाँ से हमने किसी बॉल को u वेलोसिटी से छोड़ा थीटा एंगल पर, ठीक है, और इस प्रकार से वो हमारे पास b पॉइंट पर आ गई, ठीक है। तो जहां से चली y एक्सिस पे तो क्या हुआ कि जहां से चली वहीं पे आ गई, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट होने का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो जाती है ना यहाँ पर, तभी तो डाउनवर्ड आता है। स्ट्रेट लाइन के ग्रेविटेशन फील्ड में हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन देखे तो हमने क्या देखा कि उस पॉइंट से बॉल वापस आती है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि यहां से यहां तक की जो बीच की जो हाइट है उसे क्या बोलते हैं, हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है कब तक का, जब पॉइंट सी पर पहुंची है, ठीक है, ए से सी पर, और जब पूरी जब जर्नी पूरी हो गई तो ए से बी पर पहुंची है, यानी कि वाई डायरेक्शन में ए पॉइंट से चली थी और बी पॉइंट पर पहुंच गई, और दोनों की जो पोजीशन है वाई एक्सिस पर वो दोनों की पोजीशन एक ही है, यानी कि पूरी जर्नी में वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जिस पॉइंट से चली थी उसी पॉइंट पर पहुंच गई, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है उनकी दोनों की पोजीशन वाई डायरेक्शन में सेम है,
इस वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। बट आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है, यानी कि जब ए से सी पॉइंट पर पहुंची तो जो मैक्सिमम हाइट h है वो आप मुझे बताइए। और सी पॉइंट पे क्या हो जाता है, वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि जब हमने दो कंपोनेंट लिए, एक तो यू वाई और इसका एक कंपोनेंट लिया यू एक्स, और यू एक्स को क्या है कोस थीटा, यू कोस थीटा, और ये क्या हो जाता है यू साइन थीटा। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट 0 होगा आप मुझे बताइए। कि हमने स्ट्रेट लाइन इन ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था कि हमने u वेलोसिटी से उसे अपवर्ड फेंका था, यानी कि जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, समझ में आया कि जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था कि जब ग्रेविटेशन के एक्सेलरेशन में हम किसी बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं, अपवर्ड फेंक रहे हैं, इसका मतलब है हम u साइन थीटा से ऊपर फेंक रहे हैं उसे। ठीक है, और उसका वो पूरा ही 0 हो जाता है, यानी कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसका जो u v y है वो 0 होगा, यानी कि इस जगह पर हमारे पास क्या होगा u x तो सेम ही होगा, u cos थीटा के बराबर, u cos थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो गया u y जो है वो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी हमने जब पढ़ा था तो हम क्या करते थे, किसी भी बॉल को है उसको हम ऊपर फेंकते थे, किसी भी बॉल को हम क्या करते थे ऊपर फेंकते थे। ठीक है, हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका था तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती थी 0 हो जाती थी, क्योंकि हम यहाँ से उसे कहीं पे फेंक रहे हैं 90 डिग्री पर फेंक रहे हैं, यानी कि उसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल का कोई भी कंपोनेंट नहीं था। ठीक है, तो जब मोशन इन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो हम उसे जब u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है या जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका था वो पूरा ही 0 हो जाता है। बट जब हम प्रोजेक्टाइल में फेंक रहे हैं तो हमारे पास x डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है और y डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है। बट आप मुझे बताइए कि जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी वही तो 0 होगी, क्योंकि वही किसमें है अंडर ग्रेविटी के अंदर है, क्योंकि उस पर ही क्या लग रहा है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है। और हमने देखा था कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट होते हैं तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी वो धीरे धीरे कम हो रही है, और कहाँ कम हो रही है y डायरेक्शन में कम हो रही है, तो u साइन थीटा से कम होकर वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी कि ये वो जगह है जहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई 0 हो गई। कौन सी वेलोसिटी 0 हुई, y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, और x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो सेम बनी रही। ठीक है, तो ये हमने देखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करो आप, यानी कि a से c पॉइंट के बीच की जो हाइट है वो आप फाइंड करो जहां पर उसका y कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि y कंपोनेंट हम पूरा ही कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं y में, क्योंकि हमें फाइंड क्या करनी है मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो किस में है वो y डायरेक्शन में है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है a और c के बीच का जो है वो तो y डायरेक्शन ही तो है ना, कि ये जो h है ये कहाँ वैल्यू पुट कर रहा है कि यहाँ पर h क्या है यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर h क्या है यहाँ पर h है, तो यही तो वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये तो क्या है y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, यानी कि y का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यानी कि a और c के बीच के हमें दूर a और c के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम किसके कंपोनेंट लेंगे, हम y के कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, यानी कि आप यूं बताइए कि इस a पॉइंट पे क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, c पॉइंट पर क्या है फाइनल वेलोसिटी, और दोनों के बीच में क्या एक्सेलरेशन लग रहा है ये हमें बता दीजिए, और टाइम हमें बता दीजिए, तो हम क्या कर लेंगे हम हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो u साइन थीटा हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन हमें पता है, और v स्क्वायर प्लस ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसको हमने पुट कर दिया तो हमने देखा कि जो वी वाई है वो क्या है, वी वाई क्या है 0 है, और ये क्या होगा u साइन थीटा माइनस 2gh, इसको मैंने क्या लिख दिया h लिख दिया, तो यहां से हमने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन किया तो h हमारे पास आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और u साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया u y को मैंने क्या लिख दिया u साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या लिख दिया u y स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि
y डायरेक्शन में जो a से c के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट है, और उसको वो y डायरेक्शन में है तो y के कंपोनेंट हमने ले लिए और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है आपको। और जब हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ x के कंपोनेंट लेने, y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y के कंपोनेंट लेने। हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट बताओ, तो हाइट किस में होगी, y डायरेक्शन में होगी, तो y के कंपोनेंट लिए हैं सारे और हमने डायरेक्शन बता दी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। आप रिजल्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ रही है तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पर्टिकुलरली ऐसे याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो आपको ऐसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाइट, मैक्सिमम हाइट ये होती है, डायरेक्ट लगाया और ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर भेजा, ठीक है। तो वो इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल करता हुआ हमारे पास पहुंच गए। तो a b और ये था हमारे पास, मान लेते हैं c पॉइंट, ठीक है। ये y डायरेक्शन है तो ये हो गया u साइन थीटा, ठीक है। ये x डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा u x इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि ये a से b के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। रेंज बोलेंगे और उसका डिनोट कर देंगे कैपिटल R से, ठीक है। a से b का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे और उसे हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। जब हम R में डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो R के कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। तो हमने x एक्सिस पर देखा है कि x एक्सिस की हमें बात करनी हॉरिजॉन्टल रेंज की, हाइट कहाँ है y में और रेंज कहाँ है x में, तो x के कंपोनेंट ले लेंगे। तो x की इनिशियल वेलोसिटी ले ली, x का एक्सेलरेशन ले लिया, हमने देखा है कि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। और टाइम क्या है, कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट है टाइम, तो टाइम तो दोनों में वही रहेगा कि a से b जाने में कितना टाइम हुआ, तो a से b x से आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि a से b ऊपर से नीचे आने में लगा है, ठीक है। तो टाइम हमारा हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, टाइम क्या है 2u sin थीटा अपॉन g, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमने लगा दिया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस एक्स क्या है, हमारी रेंज है, ठीक है। रेंज है तो यहाँ पर क्या है कि ये 0 है तो ये टर्म कट जाएगी पूरी, और एस एक्स यू एक्स टी हो जाएगा, ठीक है। और यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, और टी क्या है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। ये 2 इसके अंदर है, साइन के अंदर है, जैसे यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा और कोस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया तो अपॉन जी, और ये हो गया आर, ठीक है। आर क्या आया हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या हमारे पास क्या आ जाएगा, या इसी को हम बिना कोई लिखे लिख देते हैं यू स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी, या इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन थीटा, यू साइन थीटा तो क्या है यू वाई है, और यू कोस थीटा क्या है हमारे पास, यू एक्स है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू एक यू इसके साथ चला जाएगा तो यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, ठीक है। तो तीनों फॉर्म्स मैंने लिख दिए, एक तो जिसमें थीटा को थीटा डबल हो जाएगा तो वो क्या है कि कंप्राइज कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को, फिर उसके बाद में हमने यू स्क्वायर को देखा, तो अगर अलग अलग कर देते हैं तो एक कंपोनेंट x का आ रहा है और एक कंपोनेंट y का आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, हमने सिर्फ x के कंपोनेंट लगाए, हमने सिर्फ x के कंपोनेंट लगाए, उसके बाद में जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक x का कंपोनेंट आ रहा है और एक y का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो फॉर ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हम क्या देख सकते हैं कि जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी, और हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी
आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि ए पॉइंट भी कहाँ है, ग्राउंड पर है, और बी पॉइंट भी कहाँ है, ग्राउंड पर है, यानी कि ग्राउंड से हमने फ्लिक की और ग्राउंड पर ही वापस पहुंच गई। तो उसके लिए जो हमने कंपोनेंट फाइंड किए वो है टाइम, हाइट और रेंज, टाइम, हाइट और रेंज। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या देखा, कि हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। फिर हमने क्या देखा था कि हमने ग्रेविटी के अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, या हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा। क्यों पढ़ते हैं हम ग्रेविटी के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वो ऑलवेज कैसे लगता है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमने लगा दिया। फिर उसके बाद में जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तब हम बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं और वहीं उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है। ठीक है, यानी कि वाई डायरेक्शन में फेंकी हमने और उसी पॉइंट पर वापस आ गई, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कुछ नहीं हुआ। एक्स डायरेक्शन का ना तो वेलोसिटी है, ना ही उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब हम प्रोजेक्शन इन प्लेन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे थीटा एंगल पर फेंकते हैं, यानी कि वो ऊपर भी जा रही है और वो आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी होता है और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी भी होती है इनिशियली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हम क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को अलग निकाल लेंगे और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को अलग निकाल लेंगे। ठीक है, जब हमसे पूछा जाएगा कि हाइट क्या है तो हम क्या लगाएंगे, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स। जब हमसे रेंज पूछी जाएगी तो हम कौन से कंपोनेंट्स लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स लगाएंगे। और अगर हमसे टाइम पूछा जा रहा है तो चूंकि टाइम एब्सोल्यूट है, जितने टाइम में वो इस प्रकार से एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगी उतने ही टाइम में वो वाई डायरेक्शन में ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच जाएगी, यानी कि टाइम दोनों ही कंपोनेंट्स से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब पता हो तो हम एक्स डायरेक्शन से भी टाइम फाइंड कर सकते हैं और वाई डायरेक्शन से भी टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने की बात कि आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, और h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g और r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद करने से ज्यादा अच्छा है कि हमें क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा लगाने आए तो अच्छा है, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो वहीं से आए। अगर हमें कभी माइंड में गलत भी याद रहा तो फिर भारी पड़ जाएगा कि रेंज में 2 थीटा था या थीटा का स्क्वायर था, तो ऐसा करना पड़ जाएगा। बट अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ रही है सही से तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी तो वहीं से आए। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, यहां पे ऊपर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कंसाइडर ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फाइंड टी एच आर गिवन जी इक्वल टू एम अपॉन एस की पावर 2। ठीक है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि हमें u दे रखा है, 30 डिग्री यानी कि हमें थीटा दे रखा है, g यानी कि हमें एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है वो हमें दे रखा है, t यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमें फाइंड करना है, h यानी कि हाइट हमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट जो है, और r हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चूंकि हमने ये सब कर रखा है तो बार बार प्रोजेक्टाइल मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं तो उसमें पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, ठीक है, पहले तो देखते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड की हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है और थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री का है। ठीक है, तो u x का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, u x का कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास u साइन 30। ठीक है, u साइन 30 हो जाएगा, और u क्या है हमारे पास 50, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u x हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहां से हम देख सकते हैं कि v u y हो जाएगा, ये u y क्या हो जाएगा, u y हो जाएगा हमारे पास u इंटू कॉस, सॉरी ये कॉस आएगा, कॉस,
ठीक है। ये क्या होता है, u cos 30, तो यू 50, और cos 30 क्या होता है, cos 30 हमारे पास क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा ux, और ये हो जाएगा u sin थीटा, और u क्या है 50, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25√3, ठीक है, 25√3 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सीधा हम हमारे पास, क्योंकि ये अभी हमने वहीं से निकाली है, तो या तो हम वापस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, ठीक है, वो आप लगा के दोबारा कर लेना, ठीक है। मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, टी में मान रख देते हैं, टी में 2u, u का अगर आप निकालना भी नहीं चाहे तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे पुट कर देते हैं। 2u क्या है, u क्या है हमारे पास 50 है, तो u 50 पुट कर दिया, ठीक है। साइन क्या है, साइन 30 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन जी यानी कि 10, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, 2 5 जा 10, और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 सेकेंड, ठीक है। टी का वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया है ux और uy, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के दोबारा इसे टी और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ से h में वापस वैल्यू रख देंगे हम, ये तो हमारे पास टाइम हो गया, h में वैल्यू रख देंगे, तो ये 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50, ठीक है, ये 50 है। साइन 30 यानी कि साइन 30 का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन क्या है 2 इंटू जी यानी कि 10, ठीक है। तो 50 इंटू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, और 2 इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 से 50 कट जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 125/4, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये मीटर में, यानी कि ये क्या आई है हमारे पास मैक्सिमम हाइट आई है, ठीक है। उसके बाद में हम हॉरिजॉन्टल जो रेंज है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो u क्या है हमारे पास 50 इंटू 50, ठीक है। साइन 230 है, 230 यानी कि 2 इंटू 30, ये क्या हो जाएगा साइन 60, और g क्या है 10, तो 1 5 से 1, और ये हो जाएगा 2 5 जा, और ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 क्या होता है हमारे पास, साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 25 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 125, ठीक है, 125√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है जो कि हमें दी गई थी। अगर आप याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, और नहीं भी याद करते तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आनी चाहिए, ठीक है। कि हमने जब टाइम फाइंड किया तो हमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हमें y की पता है कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। और क्या है डिस्प्लेसमेंट पता है, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ग्राउंड से चली थी, ग्राउंड पर ही पहुंच गई वापस, ठीक है। तो y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वहां से हमने टाइम फाइंड कर लिया। हाइट फाइंड करते हैं, तो हाइट फाइंड करने का मतलब है कि ए से सी पॉइंट तक गए थे हम, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक गए थे, और मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाती है हमारे पास जो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो वहां से हमने h को फाइंड कर लेते हैं। r क्या का मतलब है कि जब हम a से चले और b पर पहुंचे, तो a से b के बीच की जो रेंज है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल R बोलते हैं। तो a से b के बीच चले, यानी कि ये हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, और टाइम हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, तो टाइम रख देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, और एक्सेलरेशन उस पर कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन 0 है, तो वहां से हमने r फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लगा के और फिर एक बार फिर इसे फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी और हमें एंगल दे दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्च पॉइंट इज 45 मीटर, ठीक है। एक आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज जो मैंने डायरेक्ट पुट करी है उसको आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि क्या क्या वैल्यूज होती है,
साइन थीटा और कोस थीटा की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हुआ साइन थीटा, ठीक है, और ठीक है ये हुआ हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। जब साइन और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखते हैं। थीटा जब 0 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू शुरू होती है 0 से और कोस थीटा की वैल्यू शुरू होती है 1 से, यानी कि साइन थीटा 0 पर है, कोस थीटा 1 पर है, तो 1 से कोस की तो वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी और साइन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि जब 0 डिग्री है तो कोस की वैल्यू 0 होती है, सॉरी साइन की वैल्यू 0 होती है और कोस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 30 डिग्री पर क्या हो जाता है, साइन की वैल्यू 1/2 हो जाती है और कोस की वैल्यू है वो 3/2 √3/2 हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में एंगल 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएगी और ये हो जाएगी 1/√2 और ये भी क्या हो जाएगी 1/√2, ठीक है। फिर उसके बाद 45 हो गया, फिर उसके बाद में 60 डिग्री पर क्या हो जाती है, 60 डिग्री पर √3/2, ठीक है, और ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है 1/2, ठीक है। और फिर 90 डिग्री पर क्या हो जाती है, सिर्फ 90 डिग्री तक का ही देख रहे हैं हम, ये वैल्यू तो हो जाती है 1 और ये वैल्यू हो जाती है 0। तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और फिर वापस कोस की क्या हो जाएगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी कि एक की बढ़ रही है और एक की कम हो रही है, और वैल्यूज सेम है। 30 की यहाँ पर 30 हो गई और 60 की यहाँ पर 60 हो गई और 45 की दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। इस प्रकार से आप ये कोस की देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे और को प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था कि हमारे पास क्या है, यू दे रखा है हमें और थीटा 53 डिग्री दे रखा है और विद हॉरिजॉन्टल एंड फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट इज 45 मीटर, ठीक है। अब जब मैंने एंगल्स बताए तो उसमें मैंने 53 का कोई एंगल नहीं बताया, तो एक स्पेसिफिक ट्राइंगल है उसका एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो एंगल इतना फेमस है कि उसके आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज पता है, ठीक है। और वो है कि परपेंडिकुलर अगर 5 है और उसका उसका हाइपोटेनियस 5 है तो उसका परपेंडिकुलर 4 और उसका जो बेस है वो 3 होगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर जो 4 है उसके सामने का जो एंगल है वो होता है 53 डिग्री, ठीक है। और अगर जो बेस है वो 3 है तो उसके सामने का एंगल होता है 73 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री, 37, और ये तो क्या है, ये तो 90 डिग्री है इसे, तो आप देखेंगे कि 53 प्लस 37 क्या हो गया, ये 90 हो गया, और 90 प्लस 90 क्या होता है 180, यानी कि ये ट्राइंगल सही है, ठीक है। और याद करने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो स्मॉल लेंथ है उसके सामने का जो एंगल है वो क्या है, स्मॉल है, यानी कि 37 है, और जो बिग साइज की साइड है उसके सामने का जो एंगल है वो क्या है, बिग एंगल है, ठीक है। यानी कि 4 के सामने 53 आएगा और 3 के सामने 37 आएगा, ठीक है। और यहां से जब आपको हाइपोटेनियस पता है, लेंथ पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यू आपको पता है, ठीक है, यू दे रखा है हमें, और वो दे रखा है यू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वहां से एंगल दे रखा है हमें 53 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स हमारे पास हो जाएगा यू cos 53 हो जाएगा, और यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई हमारे पास हो जाएगा यू और साइन 53,
साइन 53, ठीक है। और साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम निकाल लेते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि हाइट फाइंड करो आप प्रोजेक्टाइल की जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो 45 हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस कितनी हो 45 हो, तो हम यानी कि हमें रेंज दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हमें रेंज, पूरी रेंज नहीं दे रखी है, तभी तो मैं कह रहा था कि पूरी रेंज हमें नहीं दे रखी, हमें सिर्फ डिस्टेंस दे रखी। 45 की डिस्टेंस हो तो आपको बताना है कि हाइट कितनी है उसकी। हम ये नहीं बोल सकते कि ये आर है, क्योंकि आर होती है तो उसके जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो होता है, तो उसकी तो हाइट जीरो आ जाएगी, ठीक है। ऐसा हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हम सिर्फ इसे क्या रखेंगे कि एस रखते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे एस 45 मीटर है, तो आप बताना है कि उसकी हाइट कितनी होगी, इस पॉइंट पर उसकी हाइट कितनी होगी, और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। और यहां से हम क्या निकालते हैं कि पहले तो हम यू एक्स निकाल लेते हैं। यू एक्स क्या है, यू साइन यू कोस, यू कोस 53, ठीक है। और यू की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 है, हाँ 25 है। और कोस क्या होता है, बेस, बेस क्या है हमारा 3 है, 3 बेस है, और ये 5 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और यू वाई भी अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा यू साइन 53, और ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 4/5, और ये क्या हो जाएगा 520 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि x में आपने क्या डिस्टेंस फाइंड कर रखी है, x में 45 की डिस्टेंस है, तो x में हम जानते हैं कि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो s इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। a जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होता है x डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पर x होगा वो यहाँ पर x होगा, और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, t फाइंड कर सकते हैं। और टाइम क्या है, एब्सोल्यूट है, तो जो जितना टाइम 45 मीटर को तय करने में लगा होगा उतना ही टाइम हाइट को गेन करने में लगा होगा, ठीक है। तो टाइम से हम फाइंड कर पाएंगे। तो इन्हें एक्स एक्सिस पे क्या देख सकते हैं हम कि एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, ठीक है। तभी तो हम टी के एक्स नहीं लगाते, क्योंकि टाइम क्या है दोनों एक्सिस पे सेम रहेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एस एक्स क्या है 45 है, 45 यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है हमारे पास 15 है, और टी हमसे यहाँ पे फाइंड कर देंगे, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब इनिशियल पॉइंट से 45 मीटर को जो तय करने में टाइम लगा वो क्या है 3 सेकेंड से, तो 3 सेकेंड में कितनी हाइट गेन करी ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे वाई एक्सिस पर फाइंड कर लेंगे, वाई एक्सिस पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या फाइंड करना है हमें कि हमें हाइट फाइंड करनी है, और हाइट के लिए वही एच वाई यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि g क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। तो यहां से t और माइनस का जी टी स्क्वायर, ठीक है। और g क्या है x y में डायरेक्शन है, तो एच वाई आ जाएगा। हाइट हमारी वैसे भी किस में होती है y डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो y लगाने की जरूरत नहीं है, h यू वाई क्या है 20 इंटू 3, ठीक है, माइनस 1/2, और g कितना है 10 है, और टी स्क्वायर कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया वैल्यूज पुट कर लेंगे 60 माइनस 2 से 5 कट देगा, और 2 से 9 5 से 9 हो जाएगा 45, 5 9 जब 45 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। यानी कि जब हमारे पास 45 की एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आई हमारे पास 15 मीटर आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से जो हमारे पास टाइम हाइट और रेंज के फॉर्मूले वो नहीं लगाए हैं, हमने क्या किया इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया और उससे हम फाइंड कर पाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दे रखा है u कितना है, ठीक है, और थीटा कितना है, और वर्टिकल फाइंड x
व्हेन हाइट इज 35 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब हाइट 35 मीटर है, यानी कि हमें हाइट दे रखी है, तो हमें बताना है कि x कितना होगा। पहले हमें कितना दे रखा था, पहले हमें x की वैल्यू दे रखी थी, यानी कि हमें x का डिस्प्लेसमेंट देख रखा था, तो हमें हाइट बतानी थी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखा है, यानी कि हमें y का कंपोनेंट दे रखा है और हमसे x का कंपोनेंट पूछा है। ठीक है, और थीटा जो है वर्टिकली है, यानी कि हम जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर उलट गया। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे पहले इतनी देर से कि थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है, बट सामने वाले ने क्या दिया है हमें, थीटा जो है हमें 37 डिग्री दिया है, यानी कि वर्टिकल से दिया है, विद वर्टिकल, यानी कि यू तो हमें सेम यू दे दिया हमें, और हमें जो थीटा दिया है वो 37 डिग्री दिया है विद वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल से हमें 37 डिग्री का एंगल दिया है। आप ये बताइए कि जब पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है एक्स और वाई में। ठीक है, और ये हमें 37 डिग्री दिया है, तो ये क्या हो गया, 53 डिग्री हो गया, 53 डिग्री हो गया ना। तो ये तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया कि यहाँ पर थीटा क्या था, थीटा हॉरिजॉन्टल से था 53, ये 53 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 37 है। तो बड़े एंगल के सामने की भुजा क्या होती है 4, और 37 के सामने की भुजा क्या होती है 3, और ये क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ कि हमें वर्टिकल से एंगल दिया गया है। ठीक है, ये x है, ये y है, ये हमें 37 दिया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा 53 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 53 के सामने की भुजा क्या होती है 4 होती है, और यहाँ पर ये 37 हो जाएगा, तो 37 की भुजा के सामने क्या होती है 3 होती है, और ये 5 होती है। और हमें क्या दिया गया है कि जो u है वो कितनी है, वो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की हमारे पास क्या है वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको कंपोनेंट बना के निकाल देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और सॉल्यूशन भी आप खुद निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि वर्टिकल से एंगल दिए गए, क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है, हमने कैसे लिया है और कैसे हमने डेरिवेशन किया है ये याद रखने वाली बात रही थी। जरूरी नहीं है सभी हर क्वेश्चन में ही हॉरिजॉन्टल से एंगल देगा। ठीक है, तो वर्टिकल से दिया तो हमने एंगल निकाल लिया, u हमें दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो u x हम फाइंड कर लेंगे, u cos थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो u cos 53। ठीक है, 53 ये हो जाएगा 50, cos 53 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये 5 10 30 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा y, तो u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसे लेंगे। हमने थीटा 53 क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमने थीटा को हॉरिजॉन्टल से लिया था, तो वैसा ही हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin 53, और ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 4/5, और 5 से ये कट गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें वर्टिकल में हमारे पास डिस्टेंस फाइंड कर रखी है, वर्टिकल की डिस्टेंस हमें दे रखी है, वर्टिकल की डिस्टेंस हमें दे रखी है कि 35 मीटर, हाइट हमें दे रखी है, और हम जानते हैं कि हाइट को कैसे फाइंड करते हैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हमें दे रखी है 35 मीटर। ठीक है, तो और u क्या है y है, तो uy रख देंगे, t रख देंगे, तो t निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम t फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो x का डिस्टेंस है वो क्या है sx है, और ux और t, और जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 हो गया इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टाइम को निकालकर इसमें रख देंगे। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, क्या किया मैंने कि हमें क्या दे रखी, हाइट की वैल्यू दे रखी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता ही है, इसे 10 रख देंगे, और u y है जो मैंने फाइंड कर ही दिया 40 मीटर पर सेकंड, तो यहां से हम t का फाइंड कर लेंगे, t फाइंड करके हम x में वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो यहां से आप जो x में डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करके लाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया कि क्या क्या हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अप्लाइड करेंगे, दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स निकालेंगे, x के कंपोनेंट्स में अलग होगा और y के कंपोनेंट्स में अलग होगा। ठीक है, और दोनों में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अगर हमसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड चीजें पूछी जाती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ आप, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, या हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, अलग से पूछा जा रहा है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, और वही मैंने बताया कि एक क्वेश्चन तो हमारा क्या था कि स्टैंडर्ड पे था, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ आप,
हाइट बता दो मैक्सिमम और रेंज बता दो, ठीक है। बट दूसरे और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाइड करके किसी भी पॉइंट की अगर हमें एक्स में डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो वाई की हाइट हम फाइंड कर पाते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखी है तो वहां से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर पाएंगे, जिसे आप करके लाएंगे